नहीं नहीं, कोशिश तो इन्होंने बहुत की थी कि शो बंद हो जाए। नहीं सर, नहीं नहीं, मोदी मोदी मोदी। अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास को नहीं मानेगी और कहा जो हमारे साथ सिर्फ उनका विकास। वैज्ञानिकों ने क्या कहा है कि अगर कोई परमाणु बम इस धरती पर गिरे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा सिवाय कॉकरोचेस के। वाह! क्या सरकार हमें बोलने से रोक सकती है, सोशल मीडिया पे कंटेंट डालने से रोक सकती है, सोना खरीदने से रोक सकती है, विदेश जाने से रोक सकती है, पेट्रोल डीजल एलपीजी खरीदने से रोक सकती है, यहां तक कि पाकिस्तान का पानी भी रोक सकती है, मगर नीट का पेपर लीक होने से नहीं रोक सकती। क्या भारत में सत्ता पर हंसना भी अब जोखिम भरा हो गया है? क्या व्यंग करने वालों को भी अब सफाई देनी पड़ रही? आज के दौर में कई ऐसे चेहरे हैं जो कहते हैं कि टीवी पर अपनी बात पूरी तरह रखने की जगह कम होती जा रही। इसलिए उन्होंने YouTube को अपना मंच बनाया, जहां वो अपने तरीके से सवाल पूछ सके, सत्ता पर टिप्पणी कर सके और अपनी बात खुलकर रख सके। लेकिन इसी बीच सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक व्यंग करने वालों पर दबाव पड़ रहा है? क्या किसी शो को सपोर्ट करने वालों पर कार्रवाई का असर दूसरे क्रिएटर्स पर भी पड़ सकता है? इन्हीं सवालों के बीच चर्चा में है अभिनेता और एंकर शेखर सुमन और उनका शो शेखर टुनाइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। शेखर सुमन का यह शो इन दिनों लगातार चर्चा में है। वजह सिर्फ उनका व्यंग नहीं, बल्कि उनके शो को प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर धर्मेश संगानी से जुड़ी हुई ईडी कार्रवाई भी चर्चा का कारण बनी हुई। दरअसल शेखर सुमन ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने अपने शो राजनीतिक व्यंग, मीडिया की आजादी और अपने प्रोड्यूसर पर हुई कार्रवाई को लेकर जवाब दिए। आज इस वीडियो में हम किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि आखिर पूरा विवाद क्या है और शेखर सुमन ने क्या कहा। सवाल उठ रहा है कि आखिर शेखर सुमन को सफाई क्यों देनी पड़ी। मई 2026 में शुरू हुआ शो शेखर टुनाइट तेजी से लोकप्रिय हुआ। इस शो में शेखर सुमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेताओं पर व्यंग करते नजर आए। कुछ लोगों ने उनके अंदाज की तारीफ की। उनका कहना था कि वह सत्ता से सवाल पूछ रहे। वहीं कुछ आलोचकों का आरोप था कि उनका निशाना ज्यादातर एक ही राजनीतिक दल की तरफ रहता है। इसी आलोचना का जवाब देते हुए शेखर सुमन ने कहा कि यह गलतफहमी है कि वह सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके शो में राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं पर भी टिप्पणी की जाती है। उनके मुताबिक उनका मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि हल्के फुल्के अंदाज में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करना है। सिर्फ कॉमेडी नहीं, जागरूकता का मंच। शेखर सुमन ने अपने शो को सिर्फ मनोरंजन का माध्यम मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सिर्फ लोगों को हंसाना नहीं है, बल्कि गंभीर मुद्दों पर लोगों को सोचने के लिए प्रेरित करना भी है। उनके मुताबिक व्यंग के जरिए समाज और राजनीति पर सवाल उठाए जा सकते हैं। यानी उनके लिए यह सिर्फ कॉमेडी शो नहीं, बल्कि एक तरह की राजनीतिक टिप्पणी का भी मंच है। इंटरव्यू का सबसे ज्यादा चर्चा वाला हिस्सा था जब शेखर सुमन ने टीवी मीडिया को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि YouTube उन्हें ज्यादा रचनात्मक आजादी देता है। टीवी मीडिया पर शेखर सुमन का आरोप, उनका दावा है कि टीवी चैनल कई बार सरकार की नीतियों और माहौल को देखते हुए ज्यादा सावधानी बरतते हैं। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर यह तय किया जाता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। हालांकि इस मुद्दे पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। कुछ लोग उनके आरोपों से सहमत हो सकते हैं, तो कुछ लोग इससे असहमत भी जता सकते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने इस पूरे मामले को और चर्चा में ला दिया। 10 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुंबई में फिल्म निर्माता धर्मेश संगानी और उनकी कंपनी संगानी इंस्पेक्ट्स के परिसरों पर छापेमारी की। यह जांच फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत चल रही है। ईडी के मुताबिक जांच विदेशी संपत्तियों, विदेशी बैंक खातों और निर्यात से जुड़ी कथित अनियमितताओं को लेकर है। अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि तलाशी के दौरान धर्मेश संगानी ने अपना मोबाइल फोन 13वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिसे बाद में बरामद कर लिया गया। इस मामले में जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है। क्या ईडी कार्रवाई का संबंध शो से है? क्योंकि धर्मेश संगानी का नाम शेखर सुमन के शो से जुड़ा है, इसलिए सवाल उठने लगे कि क्या इस कार्रवाई का संबंध शेखर टुनाइट से है। इस पर शेखर सुमन ने साफ कहा कि धर्मेश संगानी उनके बिजनेस पार्टनर नहीं, वह सिर्फ शो के प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने कहा कि धर्मेश संगानी अपने निजी कारोबार के लिए स्वतंत्र हैं और उन्हें नहीं लगता कि इस कार्रवाई का उनके शो से कोई संबंध है। फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जो ईडी की कार्रवाई को सीधे शेखर टुनाइट से जोड़ता हो। शेखर सुमन ने अपने इंटरव्यू में व्यंग की सीमा क्या होनी चाहिए इस पर भी बात की और यह भी कहा कि व्यंग प्रभावशाली होना चाहिए, लेकिन भड़काऊ नहीं।
उनका कहना था कि आलोचना होनी चाहिए लेकिन निजी हमलों से बचना चाहिए। उन्होंने खुद को किसी राजनीतिक खेमे का हिस्सा नहीं बताया। उनकी लाइन है, अगर आप न्यूज में हैं तो आप शेखर व्यू में भी होंगे। यानी सत्ता हो या विपक्ष, उनके मुताबिक हर कोई व्यंग्य के दायरे में आएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या भारत में राजनीतिक व्यंग्य पहले जितना खुला हुआ है? क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लोगों को ज्यादा आजादी दी है या फिर क्रिएटर्स को अब भी दबाव और आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है? लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार जरूरी है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी और भाषा की मर्यादा भी उतनी ही जरूरी है। सत्ता से सवाल लोकतंत्र की ताकत है और जवाबदेही लोकतंत्र की पहचान। अब नजर होगी शेखर सुमन के अगले शो पर, क्या उनके व्यंग्य का अंदाज पहले जैसा ही रहेगा? क्या वह सत्ता और विपक्ष दोनों पर उसी तरह टिप्पणी करते रहेंगे या फिर इस पूरे विवाद का असर उनके तेवर पर दिखाई देगा? क्योंकि असली परीक्षा सिर्फ एक शो की नहीं बल्कि उस भरोसे की है, क्या सवाल पूछने की जगह लोकतंत्र में हमेशा बनी रहेगी? आपकी क्या राय है? क्या राजनीतिक व्यंग्य लोकतंत्र की ताकत है या फिर इसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।